पेपर लीक्स, फेक डेटा और बंद होते सरकारी स्कूल्स। चलो आज जानते हैं बिना किसी फिल्टर के जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का सच। ऑफिशियल असेंबली के डेटा के तहत हमको यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के स्कूल्स हैं वो 4358 स्कूल जो है वो शट डाउन कर दिए गए। कब किए गए? अगर मैं बात बताऊं 2024 2025 में ही सिर्फ ये स्कूल जो है वो शट डाउन कर दिए गए। और इससे पहले 2023 और 24 में भी 2200 स्कूल जो थे वो बंद किए गए और उससे पहले भी 1600 स्कूल जो है वो बंद किए गए। 21 से लेकर ये अभी तक जो है वो स्कूल्स बहुत ज्यादा बंद किए जा रहे हैं। इससे फर्क क्या हो रहा है? अगर मैं इससे बात करूं तो भाई जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम 4 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली इसका इफेक्ट हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे 8000 जो टीचर्स हैं उनको भी इसका इफेक्ट हुआ, उनको रीलोकेट किया गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया गया। और ये जो पॉलिसी है एक्चुअली में मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2024 से 25 की बात कर रहा हूं अगर, तो 4368 जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए। और ये ऑर्डर किसने दिया? स्कूल एजुकेशन ऑफ जम्मू ने, ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें तो कश्मीर डिवीजन में 2650 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए और जम्मू डिवीजन के अंदर 1708 स्कूल जो है वो बंद किए गए। टोटल अगर हम बात करें तो वही 4368 का डेटा बनता है, 58 का डेटा बनता है। और स्टूडेंट्स कितने इफेक्ट हुए जम्मू में, कितने हुए? जो कि 1.5 लाख के आसपास है और 2.5 लाख के आसपास कश्मीर डिवीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इफेक्ट हुआ डायरेक्टली। अब शायद वो बच्चे जो है वो, उनमें से बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे होंगे क्योंकि उनके घर से दूर होगा। अभी मैं बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे टीचर्स को भी एलोकेट किया गया जो कि 8000 के आसपास बनते हैं। डायरेक्टली कश्मीर डिवीजन के ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ा, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया। एक्चुअली में क्या बोला गया कि क्यों ये स्कूल जो है वो शट डाउन किए जा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे एरियाज में जो कि रिमोट एरियाज में जो स्कूल्स थे वहां पर, जो कि हार्ड जोन में ये जो एरियाज थे जहां पर पहुंचना मुश्किल था, वो वाले स्कूल्स को बंद कर दिया गया ताकि उनको ये लग रहा था कि शायद वहां पर जो स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट्स हैं वो बहुत कम हो रही हैं। अगर हम बात करें 2014 से पहले की, अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो था उसको बढ़ावा दिया जा रहा था और स्कूल जो है ये माना जा रहा था कि हर एक स्टूडेंट के आसपास 1-2 किलोमीटर के आसपास जो स्कूल्स हैं वो होने चाहिए। अब वहां पर ये बोलूंगा मैं कि क्वालिटी एजुकेशन के बजाय क्वांटिटी एजुकेशन के बारे में बात की जा रही थी। बट स्कूल जो है वो बनाए जा रहे थे, वहां पर चाहे एक ही टीचर था लेकिन फिर भी वहां के स्टूडेंट्स को एजुकेशन का बढ़ावा जो है वो बिल्कुल मिल रहा था। पर अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। वेरी लो एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर देखी जा रही थी। सिंगल टीचर स्कूल थे क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी था कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो वहां पर सिंगल ही था, एक स्कूल में एक ही टीचर था। और ऐसा किया गया कि जो भी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें चल रही हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, वहां पर उन स्कूल्स को मर्ज कर दिया गया बड़े स्कूल्स में, जो कि वो स्कूल्स वहां के माना जाता है कि उन स्कूल से 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर भी दूर है, जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे अपने बच्चों को वहां पर भेजने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जो है वो छुड़वा दिए, स्पेशली गर्ल्स के स्कूल छुड़वा दिए। अगर आप डेटा को देखोगे तो डेटा को मैनिपुलेट भी किया गया है, मैं आपको उसके बारे में भी आगे बात बताऊंगा। वेरी लो एनरोलमेंट्स हो रही हैं, सिंगल टीचर स्कूल से, स्कूल नॉन फंक्शनल थे वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक वो जो स्कूल्स हैं वो नहीं चल पाए जिसकी वजह से ये हुआ। और यहाँ पर अगर आप कोटेशन देखोगे ना तो स्कूल्स ये मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ये कह रहा है कि हमारा एम ये नहीं है कि स्कूल्स को बंद करना, हमारा एम ये है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें और बेटर फैसिलिटेट करें स्टूडेंट्स को। भाई तुम स्कूल्स ही बंद कर रहे हो, फैसिलिटेट कैसे करोगे स्कूल्स को? बहुत सारे डेटा मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहां पर, ठीक है। बेटर क्वालिटी एजुकेशन हमारा मेन पर्पस है, मतलब ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देना हमारा काम है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज हमारा काम है, स्ट्रॉन्ग लर्निंग एनवायरनमेंट देना हमारा काम है। यहां पर देखो दिखाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो स्कूल कितने बंद हुए हैं। अगर मैं ये कश्मीर डिवीजन की बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो बंद किए गए हैं। जैसे डोडा के अंदर 267 स्कूल जो है वो बंद हो गए, कठुआ में 221 हो गए, 198, 189, 176, ठीक है। और वहां पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, बिकॉज देखो जिस स्कूल में लोग ही 10 या 20 या 25 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन स्कूल्स को रन करना गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर ये बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर ये बजट का बर्डन पड़ रहा है, हमें
इतने स्कूल्स को चलाना हमारे बस का नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है। गोस्ट स्कूल फ्रॉड जो है जम्मू कश्मीर में चले, आपको अगर पता नहीं होगा तो अगर आप आज भी गूगल करोगे तो गोस्ट स्कूल फ्रॉड करके गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एक्चुअली में ये जो 4000 स्कूल जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, 4500 स्कूल के आसपास, उसमें से 1500 स्कूल, मतलब 1521 स्कूल ऐसे थे जो कि ऑफिशियली बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पेपर्स पे, ऑन पेपर ये रिकॉर्डेड है कि ये चल रहे थे, ठीक है। यूडीआईएससी के ऊपर वेरिफिकेशन किया गया 2022-23 के अकॉर्डिंग, या फिर उसके बाद भी ये जो स्कूल्स हैं ये चल रहे हैं, आइडेंटिफाई किए गए कि हाँ ये स्कूल्स रन कर रहे हैं। यहां पर ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो 1,06,000 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं उस स्कूल्स के अंदर। 95.34 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट इनको फंड कर रही है एनुअली। खुद सोचो, 94 करोड़ जो है वो फंड किए जा रहे हैं इन स्कूल्स को लेकर कि हाँ भाई ये स्कूल जो है वो चल रहे हैं, इन स्कूल्स को रन करने के लिए जो पैसा लगेगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको फंड कर रही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर जो है वो 2400 जो टीचर्स हैं वो भी यहां पर डिप्लॉयड है, इनकी सैलरीज जो है वो भी दी जा रही हैं, ठीक है। और ये भी माना जा रहा है कि 44 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि एज ए स्कूल रन कर रही हैं, वहां का जो मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है वो सब यहां पर निकाला जा रहा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अनंतनाग में 19 करोड़ का जो है वो फंड किया गया, जो फंड स्पेंड किया गया उन स्कूल्स पे जो चल नहीं रहे, बस पेपर पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बारामूला में 1600 नहीं बोलूंगा, 16 करोड़ बोलूंगा, डोडा में 11 करोड़, कुपवाड़ा में 10 करोड़, कुलगाम में 9 करोड़, राजौरी में 7 करोड़, मतलब 8 करोड़ के आसपास ही है, पुंछ में 7.5 करोड़ के आसपास, बुडगाम में 6.5 करोड़ के आसपास। मतलब इतना ज्यादा पैसा जो है वो फंड किया गया सिर्फ उन स्कूल्स के लिए जो कि रन ही नहीं कर रहे, जो कि सिर्फ ऑन पेपर है और कहीं पर भी नहीं है। बात समझे कि गो स्कूल क्या होते हैं। ये फ्रॉड जो है वो जेएंडके में चल रहा था अभी तक। 1500 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जो कि गोस्ट स्कूल्स हैं, जो कि पता ही नहीं है कि कहां पर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। फेक स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट हुए यहाँ पर, टीचर्स जो है ऑन रिकॉर्ड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है पर आते नहीं है, कोई स्कूल नहीं चल रहा। फंड्स जो है मिसयूज किए जा रहे हैं, सैलरीज के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे, मिड डे मील्स के नाम पे जो फंड्स हैं वो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। वीक मॉनिटरिंग हो रही है, कौन इनका डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा भाई, ठीक है। इंपैक्ट क्या पड़ा अगर मैं बात करूं तो पब्लिक मनी जो है हर साल वेस्ट हुई, जो हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो लोग। चिल्ड्रन डिप्राइव कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। मेरे को बताओ बच्चे क्यों एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पेरेंट्स जो हैं वो हर बार जब भी एडमिशंस होती हैं तो प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं स्कूल के सामने कि यार प्राइवेट स्कूल जो है वो इतनी ज्यादा फीस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आपको मैं डेटा बताऊं ना, फैक्चुअल डेटा बताऊं, 2014 के बाद की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कूल जो है वो बंद हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बंद हुए हैं, और उसके बाद ही प्राइवेट स्कूल जो है वो स्टार्ट हुए हैं। बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन हुए और उन्हीं स्कूल्स ने अपनी जो फीस है वो मनमानी से बढ़ाना स्टार्ट करी, और उसके ऊपर कोई भी एक ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनाया गया जो इनको कर्व करे, जो इनको रोके, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इस चीज के ऊपर, वेरीफाई किया और ये पता किया कि भाई ये जो स्कूल्स हैं ये तो चल ही नहीं रहे, ये है ही नहीं। 44 स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है अंडर दिस प्रोसेस। टीचर्स रीडिप्लॉयड किए गए हैं फंक्शनल स्कूल्स में, जो भी स्कूल फंक्शनल है उन स्कूल्स में उनको भेजा गया। डिजिटल डेटाबेस बनाया गया, इनका मैपिंग की गई, सोशल ऑडिट्स किए गए। ये स्कूल्स के हाल है भाई, ठीक है। पब्लिक मनी शुड बिल्ड फ्यूचर्स, नॉट फेक स्कूल्स, ठीक है ना। जो भी पैसा लोगों का है उसको यूज किया जाना चाहिए फ्यूचर के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए, ना ही फ्रॉड करने के लिए। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो है हम बोलेंगे कि ये हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखो ये तो वो चीजें हैं जहां पर बच्चों ने एडमिशन लिया, और इसके बाद भी गवर्नमेंट ये भी वो करती है कि दावा करती है कि भाई बहुत सारी एनरोलमेंट जो है वो हो रही है, वो एनरोलमेंट जो बच्चों का है वो बढ़ता जा रहा है, पर एक्चुअली में डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, डेटा को गलत डेटा भरवाया जाता है टीचर से। अगर आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो आपके सामने है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ओएसएम शीट्स के बारे में सबको पता होगा, जो कि सीबीएसई की ओएसएम शीट्स की चेकिंग हुई थी, और उनको गवर्नमेंट ने बोला था, टीचर्स को उन्होंने बोला था, प्रिंसिपल्स को उन्होंने बोला था कि भाई आप ये बात फैलाओ कि ओएसएम शीट की जो चेकिंग हुई है वो बहुत बेस्ट है और वही बेटर है, पर रियलिटी सबको पता है कि उसमें चेकिंग किस तरह से हुई थी।
ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, चेकिंग जो है वो बहुत बुरी हुई है, बेकार हुई है, पर ये ग्राउंड रियलिटी है। पर उसको मैनिपुलेट करने के लिए डेटा जो है वो चेंज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी भी जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब आगे भी बात करते हैं इस बारे में। अब देखो, जो बच्चे वहां से एनरोलमेंट जो हो रही है, मैंने आपको बोला कम हो रही है। सेकेंडरी स्कूल्स में जाते जाते 100 में से 12 बच्चे जो होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं हर बार, उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे बचे, लेट सपोज कि जो बच्चे बच गए हैं, अब उनका क्या होगा? अब वो बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो फंसेंगे किसमें भाई? वो पेपर लीक्स में फंसेंगे। अब आपने देखा नीट का पेपर लीक जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, जम्मू कश्मीर के बच्चे भी तो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं नीट के पेपर लीक में, ठीक है। मैं यहां पर एक चीज और बात करता हूं, जो कि पेरेंट्स हैं वो इस चीज के बारे में बहुत बात करते हैं कि यार हमारे बच्चे जब जब उनकी एडमिशन की फीस ज्यादा होती है या फिर पेपर लीक जब होता है तब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन वो भी कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या स्कूल्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। वो एक बार साथ में मिलकर अगर इस चीज को एज ए प्रोटेस्ट लेकर चलेंगे, तो मैं श्योरिटी देता हूं कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं कि बहुत सारे पेपर लीक्स जो है वो हो रहे हैं, जैसे जेकेएसएसबी के, जेकेपीएससी के, जो बच्चे बेचारे वहां से पढ़ाई करके बाहर निकले, बहुत मुश्किल जो सिस्टम में से बाहर निकले, अब वो दूसरे सिस्टम में फंसने जा रहे हैं, जो कि पेपर लीक का मामला है, ठीक है। बहुत सारे पेपर लीक जो हो रहे हैं, जेएंडके की बात कर रहा हूं मैं, अभी आउट ऑफ द स्टेशन नहीं जा रहा, आउट ऑफ द जेएंडके नहीं जा रहा, बहुत डेटा है वहां का भी, अगर मैं बात करने बैठूंगा तो शायद पूरा दिन लग जाएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं कि पेपर लीक जो है वो जम्मू कश्मीर में किसके हो रहे हैं? जेकेएसएसबी के, जेकेपीएससी के बहुत सारे पेपर लीक हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में हो रहा है क्या? मैं आपको बताता हूं ना, देखो 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 भाई, ये मेजर पेपर लीक्स की बात कर रहा हूं मैं। 2015 में जेकेएसएसबी का सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, ठीक है भाई, केस रजिस्टर हुआ, अभी तक चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई उसके ऊपर वो नहीं आया। 2016 में जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो उसका पेपर लीक हुआ, इन्वेस्टिगेशन डन हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जेकेएसएसबी का दोबारा से नैब तहसीलदार का एग्जाम हुआ, वो भी पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया भाई। जेकेपीएससी का असिस्टेंट कलेक्टर का प्रीलिम्स हुआ, पेपर लीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, अभी भी चल रही है, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। जेकेएसएसबी का वेरियस पोस्ट के लिए एसएसबी एग्जाम्स हुए, पेपर लीक हो गया, अभी तक उसके ऊपर बात चल रही है, कोई अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। जेकेपीएससी का गेजेटेड पोस्ट के लिए प्रीलिम्स हुआ था, पेपर लीक हुआ, फ्रेश एग्जाम ऑर्डर लाए गए कि भाई दोबारा से एग्जाम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा होगा कि यार दोबारा से पेपर देने का मौका मिल तो रहा है, क्या टेंशन है? यार तुम लोग एक बात नहीं समझ पाओगे कि अगर एक बच्चे ने अपना 100% देकर उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा इस बार निकल जाएगा, तो उसको अगली बार पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत डिफरेंट आता है मेरे भाई। जो बच्चे, स्टूडेंट जो जो एग्जाम देने जाते हैं, ये वही चीज समझ सकते हैं, ये वो बंदा नहीं समझ सकता जो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, जिस बंदे ने ये धक्के खाए हैं उसी इंसान को पता है कि एक्चुअली में ये सब चीजें मैं कैसे फेस कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पढ़े लिखे नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, वो अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि एक्चुअली में ये सब चीजें कैसे फील करती हैं, ये सब चीजें कैसे फेस करनी है, उनको नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट सर्वाइविंग इन दैट सिस्टम, ठीक है ना। तो बात समझना। उसके बाद 2024 में दोबारा से पटवारी का एग्जाम होता है, वो भी लीक हो जाता है भाई। क्राइम ब्रांच के पास सिस्टम गया हुआ है, क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी भी कर रही है, किसने किया अभी कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। 2025 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, दोबारा से लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कौन इसका अकाउंटेबल है? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन बोलेगा, कौन बताएगा कि हाँ भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हमारी वजह से पेपर लीक हो रहा है? कोई नहीं ले रहा भाई। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर किसको हो रहा है? जनता को हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, उन पेरेंट्स को। तुम देखो, पेरेंट्स को लग रहा होगा कि यार हमारा क्या नुकसान। अबे यार, तुम लोगों ने पूरा साल देकर, पेरेंट्स ने पूरा साल देकर अपने बच्चे के पीछे मेहनत की होती है। इतनी सिर्फ बच्चे मेहनत नहीं करते जितनी पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं। हर एक चीज की डिमांड को फुलफिल करना पेरेंट का काम होता है। वो पेरेंट्स ही हैं जो ये सब चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने बच्चों को। आज भी 30-30 साल के लड़के अपने घर पे बैठे हुए हैं, बच्चे पेपर की तैयारी दे रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनको उम्मीद नहीं है कि उनका बच्चा भी एग्जाम क्रैक करके एक गवर्नमेंट जॉब लेगा और अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा? क्या उनको उम्मीद नहीं है? बिल्कुल है, पर वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज सिस्टम का फेलियर है ये, और कोई सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा कि हाँ भाई कैसे होगा ठीक, इसको कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई नहीं करेगा। बात याद रखना,
10 से ज्यादा मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेंटली अफेक्ट हुए, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर जगह से वो अफेक्ट हुए हैं। एक हजार, दो हजार का पेपर का फॉर्म जो होता है वो फिल होता है, और पेपर कैंसिल होने के बाद वो पैसे कौन लौटाएगा, कौन वो भरेगा? मुझे बात बताओ, ये कोई नहीं पूछ रहा यहां पर, ये कोई नहीं पूछ रहा। अभी इस साल पहली बार रीनीट जब हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ भाई, हम अपने जो बच्चों के पैसे, उन्होंने जो फॉर्म फिल किए थे, वो पैसे हम वापस लौटाएंगे। फर्स्ट टाइम हुआ। मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में जेके एसएसबी के, जेके पीएससी के जितने भी एग्जाम जो है वो लीक हुए, किसने पैसे वापस करे? कौन सी गवर्नमेंट ने पैसे वापस करे? किसने नहीं करे। करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो वेस्ट किए जाते हैं री एग्जाम्स लेकर, इन्वेस्टिगेशंस करके, लिटिगेशंस लेकर। भाई अगर इसको करेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो लॉस ऑफ फेथ जो है वो रिक्रूटमेंट बॉडीज पे खत्म हो रहा है। सिंपल सी बात है, फेथ जो है खत्म होगा ही। गवर्नमेंट सिस्टम पे फेथ जो है वो खत्म होगा बच्चों का। डिलेड रिक्रूटमेंट्स हो रही है, वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। मुझे बताओ, अभी मैंने एजुकेशन की बात करी, अभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्कूल्स जो हैं, उन जगहों पर बच्चे जो हैं, पर टीचर्स नहीं है। एक एक टीचर से स्कूल चल रहा है, बच्चे भी, एनरोलमेंट कम है। भाई एजुकेशन, जो एजुकेटेड टीचर है वो है ही नहीं, वो मार्केट में है ही नहीं, कहां से आएंगे? आप लोग रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं कर रहे हो, आप लोग पेपर लीक करके रिक्रूटमेंट करते हो। उन लोगों को वो जॉब्स मिल रही हैं जो कैपेबल नहीं है, और जिनको कैपेबिलिटी है वो आज भी एग्जाम दे रहे हैं, वो आज भी फंसे हुए हैं अपने घरों में। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। वो उनको लगता है कि हमारी गलती है, बच्चों को लगता है हमारी गलती है, हम नहीं कर पा रहे, हम कैपेबल नहीं है। भाई तुम लोग हो कैपेबल यार, लेकिन सिस्टम फेलियर हो रहा है यहां पे। ठीक है, बात समझना। ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो जम्मू डिवीजन को इसका फर्क पड़ता है, कश्मीर डिवीजन को इसका फर्क पड़ता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, पेपर लीक होने के तरीके क्या है भाई? व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर इनसाइडर्स की, कोचिंग माफियाज की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। वो पहले ही जो मतलब पेपर्स हैं वो ले लेते हैं और अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर दे देते हैं। वो देखो, वो अलग मुद्दा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यूजफुल यूज ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज होता है, जो कि बच्चे एग्जाम में लेकर चले जाते हैं यार। ठीक है, और फिर वही बात है कि पेपर अगर लीक हो जाए, पता चल जाए, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और फिर वो कई साल तक चलेगी, उसका कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, और मतलब बहुत सारे जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको कौन पकड़ रहा है? उनके बारे में कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा उनके बारे में। ठीक है, और यहां पर एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं? एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी। कोई नहीं, तुम्हें मुझे बताओ कि ट्रांसपेरेंसी कहां है? किसको पकड़ा है अभी तक? ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, पेपर लीक के केसेस को जल्दी सॉल्व किया जाए, कोई नहीं पूछ रहा, अभी तक नहीं हो रहे भाई। ठीक है, लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए गिल्टी कैंडिडेट को। जिसने पेपर लीक किया, जिसने वो पेपर खरीदा, उसको कैंडिडेट को बैन कर दो, वो दोबारा एग्जाम ना दे पाए। भाई करो ना, क्या टेंशन है? स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी होनी चाहिए ना यार, इंक्रिप्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का। अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफिशियल्स की वो होनी चाहिए। लीक माफिया जो है उनको पकड़ना चाहिए। रिफॉर्म्स होने चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट जिस तरह से हो रही है, उसको प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, देन जाकर काम होगा। ऐसा नहीं होगा, समझो इस बात को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। 15 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, जेके एसएसबी के, जेके पीएससी के, पर उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, 10 से ज्यादा पेपर जो है पिछले 10 साल में लीक हो गए। बड़े पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि छोटे छोटे एग्जाम जो है लीक हो गए, 4th क्लास के या कुछ ऐसे, वो भी बहुत कंपलसरी है। यहां पर बच्चे एमबीए करने के बाद 4th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं यार। 4th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको उम्मीद है कि भाई उनके सिस्टम उनको जॉब्स देंगे। क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट की जॉब्स है ही नहीं, प्राइवेट जॉब्स है ही नहीं। अब आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी प्राइवेट की डेवलपमेंट हुई नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ ही नहीं है तो जॉब्स कहां से आएंगी? जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे। अगर मैं बात करूं, ईयर्स ऑफ डिले होता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे पैसे जो है वो वेस्ट किए जाते हैं, एडमिन की कॉस्ट बनाई जाती, मतलब हजारों तरह के खर्चे जो है वो हो रहे हैं। काउंटलेस ड्रीम जो है वो टूट रहे हैं यार। लोगों ने सपना देखा है कि यार मेरा बच्चा जो है वो कुछ बन जाएगा, पर वो नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ सिस्टम फेलियर। बच्चे को लगता है कि हाँ भाई, मेरा इस बार एग्जाम अच्छा हुआ है, मैं इस बार अच्छा एग्जाम दे के आया हूँ, मुझे पता है कि इस बार मेरा एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पर वो जैसे ही शाम को घर पहुंचता है, उसको न्यूज आती है कि भाई पेपर लीक हो गया। अब मुझे बताओ कि वो क्या करे, आप खुद बताओ। ठीक है, सो मेरिट यहां पर जीतना चाहिए, ना कि लीक्स। अब आप खुद सोचो, नीट देखो, जो नीट का पेपर लीक के ऊपर बात हो रही है, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं देखो उसके फेवर में हूं या नहीं हूं, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है।
मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं कि अगर नीट में पेपर लीक होने के बाद जो डॉक्टर्स बनेंगे यार, वो डॉक्टर आपके आने वाली नस्लों को चेक करेंगे यार, उनके ऑपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे? खुद सोचो यार, खुद सोचो, ये तो मैं सोचना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि देखो गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट फ्री बीज बांटने में बहुत खुश है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि फ्री बीज बांटेंगे तो हमें वोट मिलेगा। तो वो वोट के चक्कर में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वो किस पे ध्यान दे रही है? वो ध्यान दे रही है फंड एलोकेशन पे। पर फंड एलोकेशन किस में करेंगे? हम फंड एलोकेशन करेंगे फ्री बीज को देकर। फ्री बीज क्या दे रहे हैं मैं तुम्हें बात बताता हूं। एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट 2.22x गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा पैसा एलोकेट करती है फ्री बीज में एज कंपेयर टू एजुकेशन। बात करते हैं ना, अभी बताता हूं, तुम्हें टेंशन काहे ले रहे हो, अभी पता चलेगा। 15,000 करोड़ के आसपास टोटल बजट में से 15,000 करोड़ के आसपास फ्री बीज में बांटा जाता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक 4,500 का खर्चा आता है। इस पे कौन भरेगा? किसका पैसा लग रहा है? ठीक है, फूड सब्सिडी के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। भाई फूड में सब्सिडी दी जाएगी, कंसेशनल रेट्स पे राशन मिलेगा। क्यों भाई, क्यों? एजुकेशन, मेरे को बात बताओ, अगर तुम लोग एजुकेशन दोगे बच्चे को और जॉब्स क्रिएट करोगे मार्केट में, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक फैमिली का बच्चा खुद अपने लिए खाना क्रिएट कर सके, खुद अपने बिजली के बिल जो है वो दे सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर सके, वाटर के बिल जो है वो पे कर सके? पर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को पता है कि नहीं हो पाएगा ऐसा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के बस का नहीं है। बिकॉज उसे क्या करना है? पर उसे वोट कलेक्ट करने हैं। तो वोट कलेक्ट करने के लिए उसे फ्री बीज देनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर देम। सो पीएम किसान समृद्धि निधि के लिए 1800 करोड़ का जो फंड है वो दिया गया। ओल्ड एज विडोज डिसेबल पेंशन के लिए 1250 करोड़ का दिया गया। देखो, जहां देना है वहां दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। देखो, डिसेबिलिटी के लिए देना चाहिए, मानता हूं। लेकिन मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों दिया इतना ज्यादा? फ्री ट्रैवल वुमेन्स को 1000 करोड़ का फंड, इसके लिए क्या ही बोलूं। इरिगेशन के लिए, पावर सप्लाई के लिए, पावर सब्सिडीज के लिए 1045 करोड़ जो है वो दिया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं होगा, सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस जम्मू कश्मीर करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आज भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लाइट नहीं आती, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? दिस इज कॉल्ड करप्शन मेरे भाई, इसी को बोलते हैं करप्शन। बात समझो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पर एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन के लिए 4000 करोड़ के आसपास खर्चा किया जाता है। हायर एजुकेशन के 1400 1450 करोड़ के आसपास खर्चा किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 720 करोड़, ताकि स्किल ना बढ़ जाए भाई, किसी के बच्चे के स्किल्स ना अच्छे हो जाएं, कहीं वो हमारी जगह ना खाने लग जाए। बात समझ ना। स्पोर्ट्स एंड यूथ के लिए 300 करोड़। आज भी यूथ जो है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो रो रहे हैं भाई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं आज के बाद कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर क्या है, छोटा सा है, पूरे इंडिया के अंदर अगर क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स को कोई चुन रहा है ना, तो बेवकूफी कर रहा है। मैं आज बोल रहा हूं, तुम कोई भी स्पोर्ट्स का पर्सन उठा के देख लो, वो कहां खड़ा है, वो क्या कर रहा है। वो आज जिसने भी गोल्ड मेडल लिए हैं, वो आज भी सरकार से शिकायतें कर रहा है, बिकॉज उसे कुछ नहीं मिला। बात समझो, किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के जो भी लोग हैं जो आईपीएल खेल गए या फिर इंटरनेशनल चले गए, वो आज सेटल है, वो सब सेटल है। उसके अलावा कोई भी उठा लो ना, कोई भी उठा लो। तुम फुटबॉल देख लो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, सबसे ज्यादा कंट्रीज इंवॉल्व होती है। क्रिकेट में तो 12 कंट्री इंवॉल्व है यार, सिर्फ 200 कंट्रीज में से। लेकिन क्रिकेट फिर भी कहां पे है हमारे इंडिया में? फुटबॉल का है। आप आर्चरी ले लो, कबड्डी ले लो, हॉकी ले लो, कौन जानता है? किसको जानता है? एथलीट मिल्खा सिंह को सब जानते थे, सुना था ना नाम सबने। लेकिन उनकी उसके बाद की कंडीशन पता है किसी को? वो अपने वही छोटे से घर में रह रहे थे उसके बाद। आज भी स्टिल क्या किया? हाँ, वही नाम कमाया है, बहुत नाम है उनका, मिल्खा सिंह को सब जान। अबे उनका क्या लाइफस्टाइल बदला उस चीज से, वो भी तो सोचो। लाइफस्टाइल बदलना चाहिए मेरे भाई। अगर तुम्हारे काम करने से तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं बदल रहा, तुम अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल नहीं बदल पा रहे हो, तुम क्या करोगे लाइफ में? कुछ नहीं कर पाओगे। अडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन के लिए अडल्ट 150 करोड़। भाई कितना पैसा यहां पर दे रखा है, कम से कम 4 फिगर्स में तो पैसा खर्च करो यार, 4 फिगर्स में। यहां देखो फ्री बीज में कौन सी ऐसी फिगर है जहां पर 4 फिगर्स में पैसा खर्च नहीं किया हुआ है? यहां पर देखो, डाइट के लिए, लाइब्रेरीज के लिए 150 करोड़। मतलब चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े भाई, चाहते ही नहीं है
क्या आपको क्या लगता है यार? हमें लगता है कि हमें जो स्कूल्स हैं जहां पर एनरोलमेंट्स कम है वो स्कूल्स बंद कर देने चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जापान में एक बच्चा स्टूडेंट था जो कि बहुत गांव में रहता था, वहां पर सिर्फ ट्रेन चलती थी। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, छोटी सी स्टोरी है। जापान में एक स्टूडेंट था, गांव में रहता था, वहां से ट्रेन चलती थी और वहां पे उस ट्रेन में सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ के एग्जाम देने जाता था। और जापान ने वो ट्रेन को कंटिन्यू रखा फॉर दैट स्टूडेंट ओनली, क्योंकि वहां पर और कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं था। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि एजुकेशन का क्या मतलब। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि हम फ्री बीज बांटेंगे और लोग बेवकूफ हैं और उसके बदले में वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। ठीक है, ये फ्री बीज कब से बंटने लगी हैं सबको पता है। ठीक है, मैं यहां पर किसी पार्टी के बारे में बुरा बोलने या अच्छा बोलने नहीं आया, बिकॉज आई डोंट वांट कि पार्टी की मैं बात करूं। यहां पर मुझे एजुकेशन के बारे में बात करनी है और भी बहुत सारे मुद्दों के बारे में मुझे बात करनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे इन बारे में इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज आई नो अबाउट दैट, और तो मैं सबको बता सकूं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ हाई स्पेंडिंग ऑन फ्री बीज से? क्रिएट डिपेंडेंसी कल्चर। हम डिपेंड होने वाले हैं भाई गवर्नमेंट के ऊपर। अब आप खुद सोचो, जो लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना, अगर उनको 3 महीने राशन नहीं मिलेगा, वो कोसने लग जाएंगे गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट को कोसने लग जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे किया गवर्नमेंट ने, ये क्यों नहीं करवा रही है गवर्नमेंट। ड्रेन रिसोर्सेज दैट कुड बिल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। उन्होंने क्या किया? ड्रेन कर दिए अपने एसेट्स। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे गवर्नमेंट के पास, वो सारे खत्म कर दिए गए। ठीक है, खत्म कर रहे हैं ना भाई, सभी को फ्री में बांट रहे हैं। लीव लेस मनी फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे देश में, कहां से आएगा भाई? फ्री बीज में राशन बांट रहे हो तुम, उस पैसे को बचाकर तुम स्कूल्स को मॉडिफाई करो ना यार, तुम टनल्स बनाओ ना, तुम बिल्डिंग्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ ना अच्छे। जहां पे मैं रहता हूं ना, जहां पे हर एक बिल्डिंग इतनी प्रोफेशनल बनी हुई है कि तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार इतने होटल्स कहां से आए, इतनी अच्छी जगहें हैं। लेकिन मेरे भाई हॉस्पिटल ही नहीं है यहां पे। तुम्हें पता है यहां का लोकल इंसान, क्योंकि पैसे हैं सबके पास, जिनके पास पैसा है, मैं हायर लॉबी की बात कर रहा हूं, वो उन हॉस्पिटल्स में जाते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है उन चीजों में जाने की। लेकिन पिस कौन रहा है भाई? जो सबसे ज्यादा जनता, गरीब जनता है, वो वहां पे जा रही है, धक्के खा रही है, मस्त, उन्हें कोई टेंशन नहीं। फ्री बीज, उनको शाम को राशन मिलेगा भाई, वो उस चीज से खुश है। हॉस्पिटल बना हुआ है, हाँ भाई डॉक्टर आते, अरे डॉक्टर भी नहीं है वहां पे। डज नॉट क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। कोई सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, होगी भी नहीं कभी, क्योंकि उनको आदत हो गई है वही फ्री का राशन खाने की, फ्री की बस में जाने की, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी लेने की। फ्यूचर जनरेशन जो है वो प्राइस आज पे करेगी। फ्यूचर जनरेशन जो है वो पे करेगी इसका प्राइस, जो आज हमने किया है, जो आज हमारी सरकार कर रही है ना, इसकी भरपाई आगे होगी, क्योंकि ये तो मर मरा जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बजट जो है कंपैरिजन कैसे किया गया ईयर टू ईयर की बात करें, अगर 21 और 22 की बात करूं तो 8,700 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा खर्च किया गया फ्री बीज देने के लिए, और 450 करोड़ सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया गया। 10,500 करोड़ जो है वो 2022 और 23 में दिया गया, और 5,000 करोड़ के आसपास जो है एजुकेशन को दिया गया। 2023-24 में 12,500 करोड़ के आसपास जो है पैसा लगाया गया फ्री बीज देने के लिए। लेकिन एजुकेशन पे कितना? 6,000 करोड़, आधा पैसा, आधे से भी कम। 2024-25 में 15,000 करोड़ आसपास लगाया हुआ है, 15,000 करोड़ के आसपास, लेकिन उससे आधे से भी ज्यादा पैसा एजुकेशन के लिए लगाया गया। अब तुम खुद सोचो कि एजुकेशन का बजट जो है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हें? डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन कहां जा रही है, कहां जा रही है भाई। हमें एक्चुअली में बेटर फ्यूचर बनाने के लिए एजुकेशन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेस फ्री बीज के ऊपर जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जाना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ अगर हम बच्चों को देते हैं, सो वो अपनी लाइफ में वो अचीव कर जाएंगे जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। एक इंसान को कुछ अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ। अगर वो दो चीजें उसको मेनली प्रोवाइडेड है, उसको वो अच्छे से मिल रही हैं, तो वो चीजें अचीव कर जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सो इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ जब एक इंसान को दोगे, तो उसके पास कंट्री को डेवलप कराने का, स्टेट को डेवलप कराने का बहुत सारे आइडियाज क्रिएट होंगे, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं इसके लिए कुछ सोच सकता हूं। हमें अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। देखो मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही है, मैं एक ही मोटिव से यहां पर वीडियोस बना रहा हूं, ताकि मैं लोगों को रैशनल होकर सोचना सिखा सकूं। सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई उन्होंने सिर्फ कहीं व्हाट्सएप से कोई बात सुन ली और उसको मान लिया, नहीं।
यू हैव टू नो द डेटा, यू हैव टू नो द फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए एक्चुअली में क्या है, तो क्या चीजें आपको चाहिए और किस चीजों के ऊपर आपको काम करना है। और आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है या फिर ये वैल्यूएबल कंटेंट है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। थैंक यू सो मच।